हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया, सम मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, कुछ अमाउंट है जिसको इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है। इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स बी 5700 एंड 7410, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल का मतलब जो दो इकट्ठे ईयर्स हैं, सक्सेसिव ईयर्स हम किसको बोलते हैं? जैसे 2024 और 2025 ये सक्सेसिव ईयर्स हो गए, या 2025 और 26 ये सक्सेसिव ईयर्स हो गए। तो इसमें हमें इंटरेस्ट गिवन है। मान लीजिए 2024 का इंटरेस्ट गिवन है 5700 रुपीज़ और 2025 का इंटरेस्ट गिवन है 7410 रुपीज़। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो मैं लिख लेती हूँ। इसको हम इंटरेस्ट 1 ले लेते हैं 5700 को, और इसको ले लेते हैं इंटरेस्ट 2 I2 दैट इज 7410। अब ये इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया? 7410। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू पे कुछ इंटरेस्ट पड़ा होगा। तो ये मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको कंसेप्ट बताया था कि जो दो आपके सक्सेसिव ईयर्स होते हैं, जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनका जो डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालने लगी हूँ। डिफरेंस कैसे निकलेगा? I2 माइनस I1, क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है पहले से। तो 7410 माइनस 5700, तो ये आ गया 0171, ये आ गया डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस क्या है? 1710, यही हमने निकाला है। अब ये क्या है? ये इंटरेस्ट है, तो इसको CI लिख लेते हैं। दिस इज द इंटरेस्ट, ₹1710 इज द इंटरेस्ट ऑन, ये इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पड़ा? ये वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पे पड़ा, ऑन CI1 दैट इज 5700। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 5700 जो कंपाउंड इंटरेस्ट था पहले साल, उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ा 1710 रुपये का। फिर वो अगले साल बढ़ के कितना हो गया? 7410 रुपीज़। अब देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब ये हमारा इंटरेस्ट है, मतलब ये I की वैल्यू है। अब ये इंटरेस्ट किसके ऊपर पड़ा है? 5700 पे, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ा है। तो I की जगह हम पुट करेंगे 1710, P की जगह हम पुट करेंगे 5700। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, टाइम कितना है? 1, क्योंकि 1 साल का ये इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ता है, तो ये 1710 वो इंटरेस्ट है अपॉन 100। तो ये हो गया 1710 अपॉन 57 इज इक्वल्स टू R को डिवाइड करते हैं 57 से, तो R की वैल्यू आ गई 30%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 30%। क्वेश्चन 6, अ कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिशिएटेड बाय 4000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब ये हमारे मशीन के क्वेश्चंस है। कोई भी हमारी मशीन है या कोई भी व्हीकल है, उसकी हमेशा डेप्रिसिएशन होती है। तो इसने बोला कि पहले साल वो 4000 रुपये से डेप्रिशिएट हुई, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे 4000 रुपये पहले साल में कम हो गई उसकी वैल्यू, कॉस्ट। और दूसरे साल में कितनी कम हो गई? 3600। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। अब देखिए, लॉजिक वही यूज़ होगा। ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है, तो मैं इसको
डेप्रिसिएशन 1 लिख लेती हूँ, दैट इज 4000 रुपीज़। ये सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन है, इसको D2 लिख लेते हैं, दैट इज 3600 रुपीज़। अब पहले साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुई है, दूसरे साल में कम हुई है। इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है पहले साल के कंपैरेटिवली, तो हम इनका निकालेंगे डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकलेगा, D1 माइनस D2। पहले साल में डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा हुई है, तो ज़्यादा वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4000 माइनस 3600, तो इनका डिफरेंस आ गया 400 रुपीज़। अप्रोच हम वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने इंटरेस्ट की यूज़ की है, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट और ऑन अमाउंट। डिफरेंस निकाल लिया। अब ये डिफरेंस जो 400 रुपीज़ है, दिस इज द डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर पड़ी, 4000 रुपये के ऊपर। पहले 4000 रुपये उस मशीन की कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट हुई, अगले साल 3600, तो ये 400 रुपीज़ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ी फॉर 1 ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमने यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। इंटरेस्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, 400, जो हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। 400 इज इक्वल्स टू P कितना है, 4000, आर रेट हमने निकालना है, टाइम कितना है, 1 साल। ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है और ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है, मतलब 1 साल में अमाउंट 400 रुपये कम हो गई अपॉन 100। तो ये आ गया 400 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू आर। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया 10%। तो इसका मतलब जो मशीन की कॉस्ट थी वो कितनी डेप्रिशिएट हुई, इट डेप्रिशिएट्स बाय 10%। अब सेकंड है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। हमने उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। जैसे हम प्रिंसिपल निकालते हैं वैसे ही हम यहाँ पे उसकी कॉस्ट निकालेंगे, मेथड हमारे वही रहेंगे। लेट जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की वो हम मान लेते हैं x है, ₹x। अब अगर पहले साल की बात करें, फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या हो गई, x हो गई। फॉर्मूला वही यूज करेंगे। रेट हमने निकाल लिया 10%, टाइम क्या है 1 ईयर, क्योंकि 1 साल की हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन से है, कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो डेप्रिसिएशन निकाल ली है, तो मैं इंटरेस्ट को यहाँ पे हटा देती हूँ, इंटरेस्ट की जगह हम D यूज़ कर लेते हैं फॉर डेप्रिसिएशन। अब पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 4000, मतलब D की वैल्यू 4000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, P की वैल्यू दैट इज x, रेट कितना है 10, टाइम कितना है हमारे पास 1 अपॉन 100। तो यहाँ से x कितना आ गया, 4000 इंटू 10 दैट इज 40,000 रुपीज़। हमें मशीन की कॉस्ट मिल गई 40,000 रुपीज़। तो एक्चुअल में मशीन की कॉस्ट 40,000 सी, पहले साल में वो 4,000 कम हो गई, फिर उससे अगले साल में जितनी थी उससे 3600 कम हो गई। तो ये सिनेरियो है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो चलिए पहले अब हमें एंड में निकालना है, मतलब उस थर्ड ईयर की भी डेप्रिसिएशन पड़ेगी। जैसे फर्स्ट ईयर में 4000 रुपये कम हुई, फिर सेकंड में 3600 कम हुई, इसी तरह
थर्ड ईयर में भी कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन होगी, तो वो हमें निकालनी होगी। पहले हम देखते हैं कि थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में क्या कॉस्ट रही है उस मशीन की। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। पहले मैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में देखती हूँ कि मशीन की कॉस्ट क्या रही। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की क्या थी? 40,000 माइनस पहले साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ वो 4,000 वैल्यू से, प्लस दूसरे साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ 3,600 वैल्यू से। तो दिस इज 40,000 माइनस ये हमारा हो गया 7,600, तो ये कितना आ गया 0 0, ये आ गया 4, 32,400 रुपीज़ जो मशीन की कॉस्ट है वो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में है। तो ये यहाँ तक कंसेप्ट हमारा क्लियर है। कोई हमने मशीन परचेज की जो 40,000 की थी, पहले साल उसकी कीमत कितनी कम होगी 4,000, तो 40 में से 4 निकाल दीजिए 36। अगले साल कितनी कम हो गई 3,600, तो 36,000 में से 3,600 निकाल दिए तो 32,400 हमारे पास उसकी कॉस्ट आ गई इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। अब देखो थर्ड ईयर में भी उसकी कोई ना कोई डेप्रिसिएशन हुई होगी, तो अब हम थर्ड ईयर की पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यही इंटरेस्ट वाला ही लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू, जैसे हम इंटरेस्ट निकालते हुए P की वैल्यू क्या लेते हैं, पुराने साल का अमाउंट लेते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट कितनी है 32400, तो ये P की वैल्यू हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10% से डेप्रिसिएट हो रही है वैल्यू। टाइम कितना है, एक साल की बात कर रहे हैं थर्ड ईयर की, अपॉन 100, तो डेप्रिसिएशन हो गई 3240 रुपीज़। मतलब तीसरे साल में जो मशीन की वैल्यू है वो 3,240 रुपीज़ से डेप्रिसिएट हो गई। अब हमने निकालना क्या था, कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरा साल जैसे खत्म होगा तब उसकी मशीन की कॉस्ट क्या होगी। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में क्या कॉस्ट थी उसकी 32400, उस तीसरे साल में डेप्रिशिएट कितनी वैल्यू हुई उसकी 3240। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ गया 0 6 1। तो कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 29,160। तो सेम जैसे इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है वैसे ही यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटरेस्ट हर साल बढ़ता है लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल कम हो रही है। पहले साल 4,000, दूसरे साल 3,600 और थर्ड ईयर में 3,240। एल्स फार्मूलाज आपने सेम लगाने हैं। इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीन। क्वेश्चन नंबर 7, रमेश इन्वेस्ट 12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest, find। अब हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, 3 चीज़ें हैं। द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। द सम ड्यू टू रमेश मतलब रमेश को कितनी अमाउंट पहले साल के एंड में देनी पड़ेगी। ड्यू का मतलब यही है कि कितनी अमाउंट उसको देनी है, तो हमने फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट निकालनी है। अब फॉर फर्स्ट ईयर ये तो सिंपल है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास 12,800। टाइम कितना हो गया 1 ईयर हो गया क्योंकि एक साल के लिए निकाल रहे हैं। रेट कितना है 10%। पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 12800, R कितना है 10 टाइम 1 अपॉन
100। तो पहले साल का इंटरेस्ट लग गया 1280 रुपीज़। अमाउंट कितनी बन गई 12800 जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्लस इंटरेस्ट कितना लग गया 1280। ऐड करेंगे 0804, 14,080 रुपीज़ अमाउंट बन गई जो उसको फर्स्ट ईयर के एंड में ड्यू है उसकी। सेकंड पूछा है द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल में उसको कितना इंटरेस्ट लगा। तो चलिए सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो पिछले साल की अमाउंट है 14080 टाइम 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल का सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। रेट कितना है 10%। इंटरेस्ट की वैल्यू T इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। T कितना है 14080, R है 10%, टाइम है 1 अपॉन 100। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 1408 रुपीज। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में उसको कितनी अमाउंट ड्यू होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो सेकेंड ईयर का हम पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 14080 प्लस 1408, $15,488। तो थर्ड ईयर का ये प्रिंसिपल बन गया। रेट हमारा 10%, टाइम है 1 ईयर, क्योंकि सिर्फ थर्ड ईयर के लिए हम अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ इंटरेस्ट इज T इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। T की वैल्यू 15488, R कितना है 10%, टाइम कितना है 1 अपॉन 100। तो इंटरेस्ट आ गया 1548.8 रुपीज़। हमें अमाउंट पूछी है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस 1548.8। तो ये आ गया 17,036 रुपीज एंड 8 पैसा। Question 8. A certain sum of money is put at compound interest, compounded half yearly. अब इसने बोला है कि कुछ पैसे हैं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली, मतलब एक साल में 2 बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव हाफ ईयर्स आर, अब हमें 2 आधे आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। So I will write compound interest for first half year, ये हमें गिवन है ₹650। देन compound interest for second half year, ये हमें गिवन है ₹760.50। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। चाहे तो आप ईयर वाइज कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, जो उनका डिफरेंस होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, जो इनका डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज द इंटरेस्ट। किसके ऊपर पढ़ा था, जो कि फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पढ़ा था एक साल के लिए। सेम यही लॉजिक अमाउंट में कैलकुलेट होता है। अगर हम 2 सक्सेसिव ईयर की अमाउंट का डिफरेंस निकालते हैं, ये डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, ये इंटरेस्ट होता है। किसके ऊपर, पहले वाली अमाउंट के ऊपर जिसको एक साल के लिए रखा गया है। सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग हाफ ईयरली। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है, तो इसको मैं
CI1 ले लेती हूँ और इसको CI2 ले लेती हूँ। तो CI2 माइनस CI1 इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज 760.50 माइनस 650, तो ये आ गया 110.5 रुपीज़। सो ये 110.5 क्या है? ये इंटरेस्ट है। इसके ऊपर पड़ा 650 रुपीज़ के ऊपर पड़ा। कितने टाइम के लिए? अब क्योंकि ये हाफ ईयरली हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आधे साल हमने ये अमाउंट रखी और फिर उसमें कुछ इंटरेस्ट पड़ा, फिर अगले जो सेकंड हाफ में ये अमाउंट बढ़ के कितनी हो गई? 760.50। मतलब मेरे पास फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 650 अमाउंट है। ये 6 मंथ्स की अमाउंट है। इसमें मैंने इंटरेस्ट डाल दिया एट कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 110.5 रुपीज़। ये मुझे इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल गया। तो अगले 6 महीने में ये अमाउंट बढ़ के कितनी हो गई? 650 में ये ऐड हुआ दैट इज 760.50। ये कंसेप्ट है। सो वी विल राइट ₹110.5 is the interest earned on किस अमाउंट पे? ₹650 फॉर कितने टाइम के लिए? हाफ ईयर। अब सिर्फ ध्यान यही देना है, अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन है तो आपने टाइम कितना लेना है? आधा साल। अब ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा टाइम है। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। I is equals to P into R into T upon 100। I की वैल्यू 110.5, P की वैल्यू 650 इंटू R, टाइम कितना है? 1/2 इंटू 100। तो यहाँ से हमें R निकालना है, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इंटू 10, 10 भी इधर चला गया और 65 डिवाइड में आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 110.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 65। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गीता borrowed 15,000 for 18 months at a certain rate compounded semi-annually, and if at the end of 6 months it amounted to 15,600, calculate। अब देखिए इसको पहले कंसेप्ट को समझते हैं। गीता ने 15,000 रुपया लिया किसी से, कितने टाइम पीरियड के लिए? 18 मंथ्स, मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स, जो कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली हो, हाफ एनुअली हो, एक ही बात है। इसका मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब उसने 18 मंथ्स के लिए पैसे रखे हैं, तो कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ? एक साल में 2 बार प्लस 6 महीने में 1 बार, तो मतलब टोटल उसको 3 बार इंटरेस्ट पड़ेगा उस पर। तो उसने बोला इफ एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, तो 15,000 रुपया उसने लिया, 6 मंथ्स के बाद वो पैसा कितना हो गया? 15,600 हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये जो स्टार्ट हमें गिवन है वो 6 महीने का गिवन है, तो पहले 6 महीने के लिए हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है? 15,000। ये हमें अमाउंट गिवन है 15,600, क्योंकि 6 महीने बाद जो पैसे हैं वो 15,000 से बढ़ के 15,600 हो गए, तो ये अमाउंट बन गई। टाइम कितना है हमारे पास? 6 मंथ्स, मतलब हाफ ईयर। अब हमने निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P है हमारे पास, T है, रेट हमने निकालना है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट हम पहले कैलकुलेट करेंगे।
इंटरेस्ट कैसे निकलता है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी है 15,600, प्रिंसिपल कितना है 15,000, मतलब 600 उस पर क्या लगा था, इंटरेस्ट लगा था। तो अब हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू भी आ गई है 600। टी की वैल्यू पुट करेंगे, आर टी की वैल्यू 1/2 अपॉन 100। तो ये आ गया 600 इंटू 2 डिवाइड बाय 150। आर की वैल्यू आ गई है 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, 8%। अब सेकंड है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गीता मस्ट पे एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स इन ऑर्डर टू क्लियर द अकाउंट। अब वो 18 मंथ्स बाद कितनी अमाउंट उसको वापस पे करनी पड़ेगी ताकि जो भी उसने बोरो किया है वो सारा विद इंटरेस्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए 6 मंथ्स का तो हमने निकाल लिया, ये सिनेरियो ये हमें गिवन था। अब हम नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए निकालते हैं। अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, जो पहले पिछले 6 महीने का अमाउंट है, तो 15600। टाइम कितना होगा, हाफ ईयर। 6 महीने कितना हो गया, ईयर में कन्वर्ट किया तो हाफ ईयर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 8%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। टी की वैल्यू 15,600, रेट कितना है 8, टाइम कितना है 1/2 इंटू 100, ये हो गया 4। तो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया ₹624। ये अगले 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कितना था 600, नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया 624। अब हम निकालेंगे पहले अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 15,600 प्लस 624, ये आ गया 16,224 रुपीज़ बन गए उसके एट द एंड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि ये 6 + 6 1 ईयर हो गया। अब आते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो देखिए टोटल ये 6 मंथ्स प्लस 6 12 प्लस 6 18 मंथ्स। तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई 16224, रेट है 8%, टाइम कितना है हाफ ईयर, क्योंकि ये भी 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 16224, रेट 8%, टाइम 1/2 अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 648.96। अब हमें अमाउंट निकालनी है 16224 प्लस 648.96। So this is ₹16,872.96। तो 18 मंथ्स के एंड में उसको टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी 16,872 रुपीज़ या 73 रुपीज़। 15,000 उसने बोरो किए थे, 16,872 उसको वापस करने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।